नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी से चैनल में स्वागत है। ये साइंस एमसीक्यू का नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें हम लोग बायोलॉजी का एमसीक्यू हम लोग करेंगे। केमिस्ट्री के मैं 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, फिजिक्स के भी 6 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उसके अलावा आज बायो का पहला वीडियो होगा। बायो के जो हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं ये 11th एंड 12th जो एनसीईआरटी है उसी के फैक्ट को आधार बना करके सारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं। आपसे उम्मीद बस एक ही चीज़ की जा रही है कि आप सभी सवालों को हल करेंगे और हल करने के साथ में अपना आंसर भी देखेंगे बाद में कि कितने आपके सही हुए हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेहतर कंटेंट रहता है, लाइक कर दीजिए। जहां भी संभव हो आप शेयर भी कर सकते हैं पढ़ने वाले बच्चों में। देखिए पहला क्वेश्चन आज का क्या है कि पित्त रस जिसको बाइल जूस हम लोग कहते हैं, बाइल जूस कंटेन नो डाइजेस्टिव एंजाइम। पित्त रस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है। ट्रिप्सोनोजेन को एंट्रोकाइनेज द्वारा सक्रिय किया जाता है जो आंत के म्यूकोस से स्रावित होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन से इसमें से सही दिए हुए हैं? दोनों सही हैं, एक गलत है, दूसरा गलत है, या दोनों ही गलत दिए हुए हैं? क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्थात दोनों कथन यहाँ पर सही दिए हुए हैं, दोनों के दोनों सही दिए हुए हैं। यकृत यानी कि लीवर द्वारा स्रावित पित्त रस में पित्त लवण और कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, लेकिन इनमें कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है। एंजाइम क्या काम करता है भाई? तो एंजाइम का काम जो मुख्य रूप से हमारे शरीर में होता है कि पाचन क्रियाओं को सपोर्ट करना, सपोर्ट का रोल होता है उनका। जैसे कि वसा आप खाते हैं तो वसा के पाचन के लिए एंजाइम होता है कि भाई वसा शरीर में सही प्रकार से पच पाए और सही समय पर पच पाए। ये दोनों चीज़ एंजाइम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यह मुख्य रूप से वसा के पाइसीकरण में मदद करता है। दूसरी ओर आंतों के म्यूकोस से स्रावित होने वाला एंट्रोकाइनेज एंजाइम ये कहाँ से स्रावित होता है? तो आंत के म्यूकोस से स्रावित होता है, ये भी आप याद रखेंगे। अग्नाशय से निकलने वाले निष्क्रिय ट्रिप्सोनोजेन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल देता है जो आगे चल करके प्रोटीन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो डायरेक्टली कोई एंजाइम स्रावित नहीं करता है ये आप याद रखिएगा कि बाइल जूस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, दोनों कथन सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त परिसंचरण के संदर्भ में WBC और उनके कार्यों का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। न्यूट्रोफिल्स भक्षक कोशिकाएं होती हैं। बेसेफिल्स हिस्टमाइल का स्राव करती हैं। इयोनोसिनोफिल्स एलर्जी प्रतिक्रियाओं से जुड़ाव होता है इनका। लिम्फोसाइट्स रक्त का थक्का जमाना। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये तीनों सही मैच हैं, इन तीनों को याद रखिएगा। वाइट ब्लड सेल हमारे सेल में हमारे शरीर में मौजूद होता है जो मुख्य रूप से प्रतिरक्षा तंत्र के हिस्सा होते हैं। हमारे शरीर के ऊपर में कोई भी बाहरी अटैक होता है, किसी बीमारी का, बैक्टीरिया का, वायरस का, तो उनमें सबसे पहले लड़ाई जो लड़ता है वो वाइट ब्लड सेल ही लड़ता है उनसे। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। लिम्फोसाइट्स हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का मुख्य हिस्सा है जो टी कोशिकाओं, टी सेल्स जिन्हें कहा जाता है, और बीटा सेल्स जिन्हें कहा जाता है के रूप में एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। रक्त का थक्का जमाने का काम लिम्फोसाइट्स का नहीं होता है, नहीं होता। इसका आंसर डी हो जाएगा। बल्कि प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स का होता है जिनका काम होता है मुख्य रूप से रक्त का थक्का जमाना। तो आपको प्लेटलेट्स के बारे में तो पता होगा, तो आप इस आंसर निकाल सकते थे, आसानी से एलिमिनेट कर सकते थे। इसका आंसर डी हो जाएगा। अन्य सभी विकल्प यहाँ पर सही दिए हुए हैं, सभी के सभी सही दिए हुए हैं। यहाँ पर दिखाया गया है इन सभी को। अभिकथन और कारण दिया हुआ है। ऑक्सीजन वियोजन चक्र दाईं ओर खिसक जाता है जब रक्त में CO2 का स्तर बढ़ जाता है। जब खून में CO2 का स्तर बढ़ जाता है तो ऑक्सीजन जो कर्व है वो बाईं ओर, दाईं ओर खिसक जाता है। कारण दिया हुआ है कि उच्च PCO2 कम pH हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन के प्रति आत्मीयता को कम कर देता है और इसको बोर का प्रभाव भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? दोनों कथन यहाँ पर सही दिए हुए हैं, सही सही व्याख्या भी दिया हुआ है। देखिए होता क्या है, हमारे टिश्यू में जहाँ चयापचय मेटाबॉलिज्म के कारण CO2 की मात्रा अधिक होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हाई PCO2 कहते हैं। और जब H+ आयन यानी कि रक्त की H+ आयरन का मतलब क्या हुआ भाई? pH वैल्यू कम हो रहा है। तो pH वैल्यू कम होने के कारण से हेमोग्लोबिन में जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ब्लड में ऑक्सीजन को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, उनमें ऑक्सीजन में जुड़ाव जो है उनका वो कम हो जाता है।
यही यहाँ पर कहा गया कि हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बंधने की क्षमता कम हो जाती है क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन जो है यह बढ़ गया है, पीएच का वैल्यू कम हो गया है, पीएच का वैल्यू कम हो गया है। इसका परिणाम स्वरूप हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है। इस घटना को बोहर प्रभाव कहा जाता है। ये याद रखिएगा। स्थिति में ऑक्सीजन वियोजन चक्र जो है ये इसी प्रकार से दिखाया गया है। ये राइट शिफ्ट कर जाएगा, इस प्रकार से राइट शिफ्ट कर जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है बायोलॉजी के। देखिए 11th 12th का जब मैं बायो का MCQ आपको करवाऊँगा तो मैक्सिमम चीज़ें ऐसी होंगी जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन रुक करके अगर पढ़ा जाए तो उसे समझा जा सकता है। ऐसा कोई रॉकेट साइंस भी नहीं होता है, इसलिए पढ़िएगा ज़रूर। एक बार और रिवाइज कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। टर्मिनोलॉजी बायोलॉजी के डिफ़िकल्ट होते हैं, सबसे डिफ़िकल्ट होते हैं, याद करना आसान नहीं होता है, लेकिन आपके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मानव पाचन तंत्र में पाई जाने वाली कोशिकाओं को उनके स्राव का सही मिलान करें। कोशिकाओं और उनके स्राव का सही मिलान करना है। पेराइटल कोशिकाएं, पेप्सिनोजेन, पेप्सिटिव कोशिकाएं, चीफ कोशिकाएं, ये किससे मिलेगा। ग्लोबुलेट कोशिकाएं, ये किससे मिलेगा। अब इनको आप मैच करके देखिए कि क्या इसका आंसर निकाल सकते हैं, कौन सा किससे संबंधित है, किसका स्राव कहाँ से होता है, ये आप मैच करेंगे। ये सब हमारे पाचन तंत्र में पाए जाते हैं और जहाँ से सिक्रेशन होता है इनका, तो किसका कहाँ से होता है, किस सेल से किस चीज़ का सिक्रेशन होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 1 का 3 हो जाएगा, 2 का 1 हो जाएगा। मिलाते हैं सही से, 1 का 3, 2 का 1 और 3 का 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। आमाशय की गैस्ट्रिक ग्रंथियों मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। आमाशय स्टमक के गैस्ट्रिक ग्रंथियों में मुख्य रूप से 3 प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं। पेराइटल या ऑक्सीटोनिक कोशिकाएं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कैसल का आंतरिक कारण साबित करती है। आंतरिक कारक जो साबित करती है वो यही करती हैं। पेराइटल या ऑक्सीटोसिक कोशिकाएं जो होती हैं उनका ये काम होता है, जो विटामिन B12 के अवशोषण के लिए आवश्यक होते हैं। पेप्टिक या चीप कोशिकाएं जो होती हैं ये प्रोएंजाइम पेप्सिनोज का स्राव करती हैं। इसी प्रकार से ग्लोबुलेट कोशिकाएं जो हैं वो म्यूकस को स्रावित करती हैं, जो आमाशय की परत को एसिड से बचाते हैं। एसिड से, क्योंकि हमारे पेट में HCl रखा हुआ है तो ये हमें ही नुकसान ना पहुंचाएं, वो काम इसका होता है। तो ये याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। 3 प्रकार की कोशिकाएँ होती हैं हमारे स्टमक में, तीनों के बारे में आपको जानकारी दे दी गई है। बायोलॉजी में अगर ये चीज़ें आपने कर ली तो मैक्सिमम हिस्सा आपका कवर हो जाएगा। एड्रेनल कॉर्टेक्स की बाहरी परतों का बाहर से अंदर की ओर सही क्रम क्या होगा। एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है हमारे पाचन तंत्र का ही हिस्सा है, इसके परत होते हैं। तो परत में बाहर से अंदर की ओर अगर हम जाते हैं तो किस प्रकार से सीक्वेंस होगा उन परतों का, उनका नाम क्या होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर सुना होगा आपने तो आसानी से हल कर ले जाएंगे। इसका आंसर बी हो जाएगा। जोना ग्लोमेरुलोसा जो होता है सबसे पहली परत है, उसके बाद से जोना फॉसिकुलाटा होता है, उसके बाद से 3rd प्लस जो होता है जोना रेक्टिकुलरिस, इसको कहते हैं हम लोग। सही क्रम बी है। अधिविक ग्रंथि, एडर्नल ग्लैंड के बाहरी हिस्से को कॉर्टेक्स कहा जाता है। एडर्नल ग्लैंड जो हमारे शरीर में मौजूद होता है उसके बाहरी हिस्सों को कॉर्टेक्स हम लोग कहते हैं। यही पूछ लेगा, एडर्नल ग्लैंड के बाहरी हिस्सा को क्या कहा जाता है, तो कॉर्टेक्स इसको हम लोग कहते हैं, जो 3 परतों में विभाजित होता है। इसे बाहर से अंदर की ओर इस प्रकार क्रमबद्ध किया जाता है। सबसे पहले ग्लोमेरुलोसा होगा, सेकंड में क्या हो जाएगा, फॉसिकुलाटा है, 3rd में है रेटिकुलरिस। तीनों के द्वारा किन किन चीज़ों का सिक्रेशन किया जाता है ये भी मैंने बता दिया है। जो ग्लोमेरुलोसा है इसके द्वारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को स्रावित किया जाता है और फॉसिकुलाटा के द्वारा ग्लूकोकार्टिकॉइड्स को स्रावित किया जाता है और रेक्टिकुलरिस के द्वारा जो सेक्स एस्टेरॉइड स्रावित करती है वो इसी का काम होता है। ये हमारे ग्लैंड में मौजूद जो कॉर्टेक्स होता है उसी कॉर्टेक्स के 3 परत हैं, तीनों के द्वारा विभिन्न विभिन्न हार्मोन्स का सिक्रेशन किया जाता है, जिसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दे दी गई है। इसको याद रखेंगे, रिवाइज कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं। ये हमारे मेडुला है जिसमें ग्लैंड मौजूद होता है, कॉर्टेक्स, और उसी कॉर्टेक्स के ये विभिन्न परत हैं।
निम्न से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम का स्तर को नियंत्रित करते हैं? बताइए। ये तो बीपीएससी का जो लेवल है ना बंधुओं, बीपीएससी में बायोलॉजी काफ़ी एडवांस लेवल के पूछे जा रहे हैं। एडीओ में तो उन्होंने नीट के पेपर के सवाल पूछ लिए, तो उस हिसाब से तो ये आसान सवाल होगा, है ना। कौन से हमारे हार्मोन रक्त में कैल्शियम का स्तर को नियंत्रित करते हैं? पैराथायराइड हार्मोन पीटीएच, और थायरोकैल्सीटोनिन टीसीटी जिसको कहा जाता है, या एल्डोस्टेरोन। 3 है यहाँ पर दिया हुआ। कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? तो छठे का आंसर हो जाएगा डी। 1 और 2 यहाँ पर सही दिया हुआ है, तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ये हमारे रक्त में कैल्शियम का स्तर को नियंत्रित करने का काम करते हैं। विकल्प डी सही है, पहला दूसरा सही। हमारे शरीर में रक्त कैल्शियम स्तर का संतुलन मुख्य रूप से 2 हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। 2 हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाला पैराथायराइड हार्मोन हड्डियों से कैल्शियम निकल करके रक्त में मिलता है, जिससे कैल्शियम का स्तर बढ़ जाता है। और यह एक अगर ज़्यादा हो जाए ये तो बीमारी भी है, क्योंकि हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। सारी हड्डियां धीरे धीरे क्षरित होकर के ब्लड के थ्रू बाहर निकल आती हैं शरीर से। इसके विपरीत थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला थायरोकैल्सीटोनिन रक्त से कैल्शियम को हड्डियों में भेजता है। रक्त से हड्डियों में भेजने का काम इसी के द्वारा किया जाता है, इसीलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है थायराइड ग्रंथि, जिससे रक्त में इसका स्तर कम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि पहला दूसरा सही था, तीसरा गलत दिया हुआ है। एडेल्टोस्टेरोन सोडियम और पानी को नियंत्रित करता है, इसका कैल्शियम से कोई भी लेना देना नहीं है। तो एडेल्टोस्टेरोन जो होता है ये हमारे रक्त में ब्लड में वाटर को यह क्या करता है, तो कंट्रोल करता है, ना कि कैल्शियम को। तो सोडियम और पानी के लिए एडेल्टोस्टेरोन का नाम याद रखिएगा। कैल्शियम के लिए एक थायराइड था, देखिए यहाँ पर 2 दिया हुआ है, पैराथायराइड हार्मोन और थायरोकैल्सीटोनिन हार्मोन। थायरोकैल्सीटोनिन हार्मोन और पैराथायराइड हार्मोन ये हमारे रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। पैराथायराइड हार्मोन के कारण कैल्शियम हमारे रक्त में बढ़ जाता है, और थायरोकैल्सीटोनिन के कारण हमारे रक्त से कैल्शियम कम हो जाता है। तो रक्त से हड्डी की ओर और हड्डी से रक्त की ओर, ये दोनों आप याद रखिएगा। कहाँ पर आपको इससे बेहतर मिल जाता है क्वेश्चंस? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में टी तरंग क्या दर्शाती है? ये ईसीजी किसके लिए है? हमारे हार्ट के लिए होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। निलय का पुनर्ध्रुवन इसको कहते हैं, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी हृदय के विद्युत गतिविधि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को एक ग्राफिकल रूप दे देता है। किस प्रकार से दे देता है? तो इस प्रकार से आपने देखा होगा, फिल्मों में दिखाते हैं, या कभी ईसीजी वगैरह देखा होगा, तो उस पर लंबा चौड़ा सा पतली सी पेज निकलती है, जिस पर पूरा ईसीजी दिया हुआ रहता है। हमारे हार्ट का इलेक्ट्रिकल रूप से बता देता है कि किस प्रकार से वेव्स चल रही हैं। इसे पी तरंग आलिंद विध्रुवन को दर्शाता है, जिससे आलिंद सिकुड़ते हैं, सिकुड़ना जिसको कहते हैं। कॉम्प्लेक्स निलय के विध्रुवन को दर्शाता है, जिससे निलय का संकुचन शुरू होता है। टी तरंग निलय के उत्तेजित अवस्था, एक संकुचित और एक उत्तेजित, एक संकुचित और एक उत्तेजित। तो टी तरंग जो है यह उत्तेजित को दिखाता है, और जो पी तरंग है यह संकुचित को दिखाता है। तो ये याद रखिएगा इन दोनों के बारे में। ये दोनों के बारे में वापस सामान्य अवस्था में लौटने का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे निलय का पुनर्ध्रुवन कहा जाता है। टी तरंग का अंत निलय के संकुचन के अंत का प्रतीक होता है। देखिए यहाँ पर यही चीज़ दिया गया है, ये पी है और ये टी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटेलिस नामक रोग किस स्थिति में हो सकता है? तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटेलिस नामक रोग किस स्थिति में हो सकता है? तो यह एक ही स्थिति में होता है जब पिता RH+ हो और माता RH- हो, तब जाके यह बीमारी हो जाती है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटेलिसिस एक गंभीर रक्त रोग है, ब्लड से जुड़ा हुआ रोग है, ये भी याद रखिएगा। सवाल पूछ सकता है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटेलिस किससे संबंधित बीमारी है? जो नवजात शिशुओं में हो सकता है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब एक RH- माता एक RH+ भ्रूण को गर्भ में धारण करती है। RH+ फादर है और मदर अगर RH- है, तब जाके बीमारी हो जाती है, जो कि पिता के RH+ होने के कारण से होता है,
कारण क्या होता है? फादर का RH+ होना। पहली गर्भावस्था के दौरान माता का शरीर भ्रूण के RH+ एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। बाद की गर्भावस्था में ये मातृ एंटीबॉडी गर्भनाल को पार कर भ्रूण की लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं, जिससे गंभीर एनीमिया और पीलिया हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटेलिस नामक बीमारी नवजात शिशुओं में होता है। फादर RH+ है, मदर RH नेगेटिव है, तब जाके यह बीमारी बच्चों में हो जाती है। तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या 10 नंबर सवाल है कि पेप्टाइड हार्मोन आमतौर पर लक्ष्य कोशिका के भीतर प्रवेश नहीं करते हैं। एस्ट्रॉयड हार्मोन सीधे कोशिका के केंद्रक पर जाकर के जीन के अभिव्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। कौन सा कथन सही दिया हुआ है? एग्जामिनेशन में भी इसी प्रकार के क्लिष्ट हिंदी में आपको लिखा हुआ मिलेगा, वहाँ पर कोई इंग्लिश करके नहीं लिखा हुआ रहता है, इसलिए इसका प्रैक्टिस कीजिए, इसी भाषा में जवाब भी दीजिए। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दोनों कथन सही दिए हुए हैं। हार्मोन अपनी रासायनिक प्रकृति के कारण आधार पर अलग अलग तरीक़ों से कार्य करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के कारण से डिफरेंट वे में ये कार्य करते हैं। पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन जैसे इंसुलिन वसा में अघुलनशील होते हैं। इंसुलिन वसा में अघुलनशील होते हैं, इसलिए वे कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन जो होता है, सेल की जो बाहरी दीवार होती है, उसको पार नहीं कर सकते हैं। वे झिल्ली पर मौजूद रेस्पिरेटर से जुड़ करके द्वितीयक दूत सेकेंडरी मैसेंजर उत्पन्न करते हैं। वही स्टेरॉयड हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन और कॉर्टिसोल वसा में घुलनशील होते हैं। इंसुलिन वसा में नहीं घुलता है, जबकि ये जो होते हैं ये फैट में घुल सकते हैं। ओके, इसलिए वे कोशिका झिल्ली को जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसको पार कर जाएंगे और सीधे कोशिका केंद्रक में जाकर के इंट्रासेलुलर रेस्पिरेटर से जुड़ते हैं और जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करते हैं, जीन के एक्सप्रेशन को नियंत्रित करते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। मानव हृदय के संकुचन के दौरान लब और डब की ध्वनि उत्पन्न होती है। दूसरी ध्वनि डब किस कारण से होती है? लब और डब की ध्वनि NCERT फैक्ट है गुरु। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे तो पढ़ाना है ना आपको। इसका आंसर सी हो जाएगा। सेमिल्यूनर वॉल्व अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने के कारण से डब की ध्वनि उत्पन्न होती है। स्टेथोस्कोप के माध्यम से सुनी जाने वाली हृदय की धड़कन में दो मुख्य ध्वनियाँ होती है, लब और डब की। पहली ध्वनि तब उत्पन्न होती है जब निलय के संकुचन की शुरुआत में आलिंद निलय वल्व यानी कि ट्राइकॉप्सिड और बाइकॉप्सिड वॉल्व बंद होते हैं, तब पहली ध्वनि उत्पन्न होती है। दूसरी ध्वनि तब उत्पन्न होती है जब निलय शिथिलन की शुरुआत में सेमिल्यूनर वॉल्व अर्धचंद्राकार जो कपाट होते हैं जब बंद होते हैं, ताकि रक्त जो है वापस हृदय में न लौट सके, तब जाके हमें डब की ध्वनि सुनाई देती है। तो इसी के कारण से यह स्टेथोस्कोप पर लब और डब की जो ध्वनि सुनाई देती है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर चित्रों के द्वारा दिया गया है। वसा के पाचन और अवशोषण के संबंध में निम्न से कौन सा कथन गलत दिया हुआ है? गलत दिया हुआ है। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर बी हो जाएगा। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल सीधे रक्त में अवशोषित हो जाते हैं, ये गलत है। वसा को लाइपेज द्वारा डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में तोड़ा जाता है, लाइपेज के द्वारा। आंतों के म्यूकोस वसा छोटी बूंदों के रूप में प्रवेश करती हैं। काइलो माइक्रोन लिम्फ वाहिकाओं में ले जाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। दूसरा क्यों गलत है? तो फैट्स का पाचन मुख्य रूप से आंत में लाइपेज एंजाइम के द्वारा होता है और यही लाइपेज इन्हें तोड़ते हैं जो इन्हें डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में तोड़ देते हैं। किस चीज़ को? तो फैट को। अंततः ये वसीय अम्ल फैटी एसिड जो होते हैं ग्लिसरॉल में टूट जाते हैं। चूँकि वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल पानी में अघुलनशील होते हैं, इसलिए वे आंतों से सीधे रक्त प्रवाह में अवशोषित नहीं हो सकते हैं। इसके बजाय वे पहले छोटी बूंदों में बदलते हैं, फिर काइलोमाइक्रोन नामक प्रोटीन लेपित वसा कणों में पुनर्गठित होकर के आंतों की लिम्फ वाहिकाओं में प्रवेश करते हैं और फिर इन्हें रक्त में छोड़ दिया जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। पूरा प्रोसेस ही मैं आपको समझा रहा हूँ, इस प्रोसेस को ही याद रखिए, कैसे आंतों में टूटते हैं, टूटने के बाद क्या बनते हैं, रक्त में नहीं घुलते हैं डायरेक्ट, उसके बाद से काइलोमाइक्रोन में बदलते हैं और वहाँ से यह रक्त में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर पूरा स्टेप दिया हुआ है।
पिट्यूटरी ग्लैंड के संबंध में पीयूष ग्रंथि जिसे कहा जाता है हमारे मस्तिष्क के अग्रभाग में उपस्थित होता है। निम्न से कौन सा हार्मोन हाइपोथैलेमस द्वारा संश्लेषित होता है लेकिन पार्श्व पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो संश्लेषित तो एक हार्मोन के द्वारा होता है, संश्लेषण का मतलब निर्माण तो एक हार्मोन करता है लेकिन सिक्रीशन दूसरे ग्रंथि से होता है। निर्माण एक ग्रंथि में होता है, ग्लैंड में होता है, और सिक्रीशन दूसरे ग्लैंड से होता है। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन इनको कहा जाता है। इन्हीं का होता है। सिक्रीशन तो पिट्यूटरी ग्लैंड के पीछे वाले भाग से होता है लेकिन हार्मोन का जो सिंथेसिस होता है वो हाइपोथैलेमस द्वारा होता है। पार्श्व पीयूष ग्रंथि या हाइपोफिसिस वास्तविक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है क्योंकि ये स्वयं किसी हार्मोन का संश्लेषण नहीं करती है। ये याद रखिए, संश्लेषण नहीं करती का मतलब निर्माण नहीं करती है किसी भी हार्मोन का। यह केवल 2 हार्मोन का भंडारण और स्राव करती है, स्टोर एंड सिक्रीशन, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन या ADH जिसको कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन और ADH इन दोनों को स्टोर करती है और इनका स्राव भी यही करती है। ये किसी का भी निर्माण नहीं करती है। ये दोनों हार्मोन वास्तव में हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स द्वारा बनाए जाते हैं, एक्सॉन के माध्यम से पार्श्व पीयूष ग्रंथि तक पहुंचाए जाते हैं। प्रोलैक्टिन ग्रोथ हार्मोन अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण ग्लैंड में से एक माना जाता है क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है जो हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए भी आवश्यक होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ये याद रखिएगा। सिराएं और धमनियों की तुलना में रक्त के प्रवाह में कम दबाव अनुभव करती हैं का कथन दिया हुआ है। कारण है कि सिराओं में वॉल्व होते हैं जो रक्त को पीछे की ओर प्रवाह को रोकते हैं। क्या यह कारण सही है? सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा डी। दोनों सही हैं लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, सही व्याख्या नहीं कर रहा है। धमनियाँ रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं, हार्ट से दूर ले जाने का काम धमनियाँ करेंगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए उनमें रक्त उच्च दाब हाई प्रेशर में बहता है। इसके विपरीत सिराएं शरीर के विभिन्न अंगों से, सिराएं जो होती हैं, सिराएं ये हमारे ह्यूमन बॉडी से कहाँ पर ले जाती? बाकी पूरे शरीर से तो हार्ट तक रक्त को ले जाने का काम करती है। हृदय से दूर कोशिकाओं से गुजरने के बाद रक्त का दबाव काफ़ी कम हो जाता है। सिराओं में वॉल्व होते हैं जो कम दबाव के कारण गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में रक्त के पीछे की ओर प्रवाह को रोकते हैं। इसलिए यद्यपि दोनों कथन सही है लेकिन कारण बिल्कुल ही गलत दिया हुआ है। एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, वो एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन की लय को नियंत्रित करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है? श्वसन की लय, जो सांस लेंगे उसका लय क्या होगा, ये मस्तिष्क का कौन सा भाग इस चीज़ को कंट्रोल करता है? तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, मेडुला ऑब्लोंगाटा इसका नाम। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। मानव शरीर में श्वसन की प्रक्रिया मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होती है। मस्तिष्क के पश्च भाग में स्थित मेडुला ऑब्लोंगाटा में श्वसन लय केंद्र मौजूद होता है जो श्वसन के सामान्य लय को बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। इसके अलावा पोन्स क्षेत्र में एक और केंद्र होता है जिसे न्यूमैटैक्सिक केंद्र हम लोग कहते हैं, जो मेडुला के कार्यों को नियंत्रित व अनुकूलित कर सकता है। तो मेडुला के कार्यों को इस केंद्र के द्वारा नियंत्रित किया जाता है और मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है हमारे सांस लेने की जो लय है उसको नियंत्रित करता है मस्तिष्क से। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। दोनों के बारे में फैक्ट को याद रखेंगे। ये 11th 12th की NCERT पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे वहीं से लिए गए हैं। निम्नलिखित हार्मोन उनकी कमी से होने वाले रोगों का मिलान करें। इंसुलिन, वैसोप्रेसिन अभी हमने पढ़ाया है, थायरॉक्सिन, कॉर्टिसोल। यहाँ पर मैच कीजिए किसकी कमी से कौन से रोग होते हैं। ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए, ये गलत हो रहा है तो बायो आपने छुआ भी नहीं है। इसका आंसर ए हो जाएगा, पहला का तीसरा। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ मेलिटस नामक बीमारी होती है। वाइसोप्रेसिन से डायबिटीज़ इंसिपिटस की बीमारी होती है। थायरॉक्सिन से क्या हो जाएगा? तो इसको कहते हैं गॉइटर, गॉइटर घेघा जिसको कहते हैं हम लोग।
कॉर्टिसोल से क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, एडिसल रोग जिसको कहते हैं, एडिसन रोग। अग्नाशय से निकलने वाले इंसुलिन की कमी से रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। ब्लड में, ब्लड जो है उसमें शुगर को कंट्रोल करने काम करती है इंसुलिन, ठीक है, जिसे डायबिटीज़ मेलिटस या मधुमेह कहते हैं। वैसोप्रेसिन या एडीएच की कमी से गुर्दे के पानी को रोक नहीं पाते हैं, गुर्दे पानी को रोक नहीं पाते हैं, जिससे अत्यधिक पेशाब आता है। इस स्थिति को डायबिटीज़ इंसिपिड्स कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायबिटीज़ इंसिपिड्स। आहार में आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन हार्मोन कम बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप थायराइड ग्रंथि सूज जाती है। ग्वाइटर रोग होता है, घेघा जिसको हम लोग कहते हैं। एड्रेनल कॉर्टेक्स से निकलने वाली कॉर्टिसोल हार्मोन के अपर्याप्त स्राव से एडिसन रोग होता है, जिसमें थकान और कमजोरी बहुत ज़्यादा होती है। इसका आंसर ए हो जाएगा। मानव में पचे हुए भोजन का अधिकांश अवशोषण छोटी आंत के किस भाग में होता है? बहुत ही साधारण सा सवाल है, बहुत ही साधारण और सिंपल सा सवाल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जेजुनम और इलियम इसको कहा जाता है। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 भागों में बांटा जाता है। डुओडेनम, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। पेट से निकलने वाले भोजन का अधिकांश रासायनिक पाचन एंजाइम की मदद से डुओडेनम ग्रहणी में पूरा होता है। सबसे पहले अधिकांश पाचन जो है स्टेप 1 में पूरा हो जाएगा। पाचन के बाद टूटे हुए सरल पोषक तत्व जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड आदि का मुख्य अवशोषण जेजुलम में होता है। उसके बाद सेकेंड में आ जाएगा जेजुलम, जिसमें मुख्य जो तत्व होते हैं उसका अवशोषण हमारे रक्त में हो जाता है, क्षेत्र में होता है, क्योंकि इसी हिस्से में माइक्रोविली की उपस्थिति के कारण सतह का क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पर। इस प्रकार से माइक्रोविलीज मौजूद होते हैं, जिनके सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा होने के कारण से भोजन यहाँ पर सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अपने बाहर कर देती है। इलियम क्षेत्र में ये काम होता है, इसको याद रखिएगा। माइक्रोविली जो है यह इलियम में मौजूद होता है। मैंने जो फुल लेंथ टेस्ट लिया है 2-3 दिन पहले, उसमें भी इससे जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया था। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 भाग होते हैं उसके, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम, ये तीनों को याद रखना है। मानव हृदय मायोजेनिक होता है। ऐसे नोड्स सिनोल एट्रिनल नोड को हृदय का पेसमेकर कहा जाता है। इनमें से कौन से कथन सही दिए हुए हैं? कौन सा कथन सही दिया हुआ है? 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों कथन सही हैं। मानव हृदय एक पेशीय अंग होता है, एक पेशीय होता है। इसकी धड़कन तंत्रिका तंत्र के बाहरी संकेतकों के बिना ही हृदय की अपनी विशिष्ट मांसपेशियों द्वारा उत्पन्न होती है, इसलिए मायोजेनिक हृदय भी कहा जाता है। ये इसकी खासियत होती है। मायोजेनिक हृदय क्यों कहा जाता है, इसका कारण पूछ सकता है आपसे। हृदय के दाहिने आलिंद राइट एट्रियम के ऊपरी कोने में स्थित ऐसे नोड एक विशेष टिश्यू है, ऊतक है, जो सबसे अधिक एक्सटर्नल पोटेंशियल उत्पन्न करता है, लगभग 70 से 75 प्रति मिनट। यह हृदय के संकुचन के लयबद्ध गतिविधि को शुरू करता है और बनाए रखता है, इसलिए इसे प्राकृतिक पेसमेकर भी कहा जाता है। हमारे शरीर में प्राकृतिक नेचुरल पेसमेकर भी मौजूद होता है, जिसको ऐसे नोड के रूप में जाना जाता है, जो विशेष प्रकार का टिश्यू है। टिश्यू से मिलकर के अंग का निर्माण होता है और यही हमारे शरीर में नेचुरली पेसमेकर का काम करता है, हृदय की गति को बनाए रखता है। टिश्यू से फेफड़े तक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मुख्य रूप से किस रूप में होता है? टिश्यू से फेफड़े तक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, फेफड़ा से टिश्यू तक ऑक्सीजन जाएगा और टिश्यू से फेफड़े तक CO2 आएगा, यह है ना। इसका आंसर हो जाएगा बी, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। बाइकार्बोनेट आयन के रूप में मानव शरीर में कोशिकाओं के चयापचय सेलुलर मेटाबॉलिज्म से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े तक 3 मुख्य तरीकों से पहुंचाया जाता है। सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 70% रक्त प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयन के रूप में ले जाया जाता है। इसके लिए लाल रक्त कोशिकाओं में कार्बोनिक एनहाइड्रेज नामक एंजाइम मदद करता है। लगभग 20 से 25% CO2 हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके कार्बनिन हीमोग्लोबिन के रूप में यात्रा करती है। शेष लगभग 7% CO2 प्लाज्मा में घुलित अवस्था में पहुंचाई जाती है। तो बाइकार्बोनेट आयन के रूप में सबसे बड़ा हिस्सा जाता है, सबसे बड़ा हिस्सा 70% जो है बाइकार्बोनेट आयन के रूप में जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा।
CO2 ट्रांसपोर्टेशन इन ब्लड, याद रखिएगा CO2 + H2O HCO3 के रूप में जाएगा ये। एंट्रोग्लेस्ट्रोन क्या होता है, हार्मोन का क्या काम है भाई? एंट्रोगेस्ट्रोन कहा जाता है। एंट्रोगेस्ट्रोन हार्मोन का क्या काम होता है? अग्नाशय के रस के स्राव को उत्तेजित करना, स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, जठर रस के स्राव और गतिशीलता को रोकना, पित्ताशय के संकुचन को प्रेरित करना, आंतों के रस को क्षारीय बनाना। क्या काम होता है इसका? तो इसका काम होता है जठर रस, गैस्ट्रिक जो जूस होते हैं के स्राव और उनकी गतिशीलता को रोकने का काम यह करता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स के अंतःस्रावी भाग से कई हार्मोन स्रावित होते हैं जो पाचन को नियंत्रित करते हैं। एंट्रोगेस्ट्रोस्टेरोन, जिसे गैस्ट्रिक इनहिबिटरीज पेप्टाइड भी कहा जाता है, GIP भी कहा जाता है, मुख्य रूप से छोटी आंतों के म्यूकस द्वारा स्रावित होता है। इसका मुख्य कार्य होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड के स्राव और आमाशय की गतिशीलता को रोकना या धीमा करना इसका काम होता है। यह तब स्रावित होता है जब वसायुक्त भोजन आंत में पहुंचता है ताकि पेट को खाली होने में अधिक समय लगे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य का सामान्य सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? तो ये तो सभी को पता होगा भाई, 120/80 होता है। ये तो सभी को पता होना चाहिए, सबसे आसान सवाल था यह। एक स्वस्थ वयस्क मानव का सामान्य रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। इसमें 120 mmHg सिस्टोलिक दबाव होता है जो उस समय धमनियों में उत्पन्न होता है। धमनियाँ भी हमने देखा कि हृदय से शरीर तक ब्लड ले जाने का काम कर रही हैं और सिराएँ शरीर से वापस हृदय तक, जो हृदय के निलय से सिकुड़ते हैं, रक्त को बाहर पंप करते हैं। 80 mmHg डायस्टोलिक दबाव होता है जो उस समय धमनियों का दबाव है, जो जब हृदय दो धड़कनों के बीच शिथिल होकर आराम करता है। तो यदि किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140/90 है या इससे अधिक रहता है तो उसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। हाई BP के पेशेंट होते हैं वो। तो इसका आंसर बी हो जाएगा और इससे खराब बीमारी नहीं होता कुछ भी। पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित मेलाटोनिन का मुख्य कार्य क्या है? तो 22 का आंसर हो जाएगा ए। शरीर की 24 घंटे की लय को बनाए रखना, यही इसका मुख्य काम होता है। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क के अग्रभाग के पृष्ठीय भाग में स्थित एक छोटी सी ग्रंथि है जो मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित करती है। मेलाटोनिन जिसको कहते हैं, मेलाटोनिन हमारे शरीर के 24 घंटे के दैनिक लय या सर्केडियन रिदम जिसको हम लोग कहते हैं वो बना करके यही रखता है। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है। उदाहरण के लिए हमारे सोने जागने का चक्र शरीर के सामान्य तापमान को बनाए रखने में मदद करता है। अंधेरे में इसका स्राव बढ़ जाता है जिससे नींद आती है। तो मेलाटोनिन यही सबसे ज़्यादा यूजफुल है हमारे लिए। सोने से ज़्यादा अच्छा काम है कुछ? श्वास नली और ब्रोंकाई में उपस्थित C आकार के छल्ले होते हैं। ये छल्ले श्वास नली को उस समय पिचकने से रोकते हैं जब उनमें हवा कम होती है। क्या ये कारण और कथन दोनों सही दिया हुआ है? कहाँ कहाँ से मास्टर साहब सवाल लाए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 23 का आंसर क्या हो जाएगा? पढ़ना तो पड़ेगा ही क्योंकि आपके सिलेबस का भाग ही कर दिया उन्होंने NCERT को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 23 का आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही और सही व्याख्या भी कर रहा है। नहीं पढ़ा था तो आज पढ़ लेंगे। मानव श्वसन तंत्र में श्वास नली और इसकी आगे की शाखाएं हवा को फेफड़े तक ले जाती हैं। इनकी दीवारों को सहारा देने के लिए इनमें उपस्थित के बने C आकार के अपूर्ण छल्ले मौजूद होते हैं। इन छल्लों को मुख्य कार्य जो इनका होता है श्वास नली को मजबूती प्रदान करना, ताकि जब नाली के अंदर हवा का दबाव कम हो, जैसे सांस जब छोड़ते हैं तो नाली के अंदर एयर प्रेशर कम है तो उस समय वो आपस में चिपक न जाएं या ढह न जाएं। इसके कारण से ये सपोर्ट का काम करती है। जैसे श्वास छोड़ते समय तो नली आपस में चिपक कर ढह न जाए, यह हवा का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करता है। ये अगर नहीं होगा तो बेहोश हो जाएंगे लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय रस का हिस्सा नहीं है, पैनक्रियाटिक जूस का हिस्सा नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आसान सवाल है क्या? एग्जामिनेशन में तारे आ जाएंगे नज़र। 24 का आंसर हो जाएगा डी, डाइपेप्टिडेज इसको कहते हैं। डाइपेप्टिडेज इसको कहते हैं।
अग्नाशय रस एक क्षारीय स्राव है जिससे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स को पचाने के लिए कई शक्तिशाली एंजाइम होते हैं। इसमें ट्रिप्सिनोजेल, काइमोट्रिप्सिनोजेल, कार्बोपेप्टिडेज, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियेज शामिल होता है। हालांकि डाइपेप्टिडेज अग्नाशय रस नहीं है बल्कि आंतों के यानी कि इंटेस्टाइन जूस है, ना कि अग्नाशय से निकलता है। तो ये याद रखिएगा इसके बारे में कि कौन कौन सा अग्नाशय से निकलता है, कौन कौन सा इंटेस्टाइन से निकलता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। पाचन की अंतिम प्रक्रिया को आंत में पूरा करने का काम जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो डाइपेप्टिडेज के द्वारा किया जाता है। ये अग्नाशय में नहीं निकलता है। लिम्फ और रक्त के बीच मुख्य अंतर क्या है? लिम्फ और ब्लड के बीच मुख्य अंतर क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। लिम्फ में आरबीसी कुछ बड़े प्रोटीन नहीं होते हैं, जबकि ब्लड में होते हैं। लिम्फ उत्तक द्रव टिश्यू फ्लूइड इसको कहते हैं। अंगों का निर्माण टिश्यू से होता है, उसी टिश्यू में जो फ्लूइड होते हैं उसी को हम लोग लिम्फ कह देते हैं। जो रक्त कोशिकाओं से बाहर रिस करके लिम्फेटिक सिस्टम प्रवेश करता है। लिम्फ की संरचना काफ़ी हद तक रक्त प्लाज्मा के समान होती है, लेकिन इसमें लाल रक्त कोशिकाएं और कुछ बड़े आकार के प्लाज्मा प्रोटीन पूरी तरह से अनुपस्थित होते हैं। इसी कारण लिम्फ रंगहीन होता है। हालांकि इसमें श्वेत रक्त कोशिकाएं विशेष रूप से लिम्फोसाइट प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं, जो शरीर की प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक होते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न से कौन सा गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक्ट का हार्मोन पेंक्रियाज को पानी और बाइकार्बोनेट आयन को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, सिक्रेटिन। इसका आंसर हो जाएगा। सिक्रेटिन पहला हार्मोन था जिसकी खोज की गई थी। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। पहला हार्मोन कौन सा था जिसकी खोज की गई थी? तो यह सिक्रेटिन है। यह ग्रहणी के म्यूकोस से स्रावित होता है। जब पेट से अम्लीय भोजन आंत प्रवेश करता है, हमारे पेट से अब इंटेस्टाइन की ओर जब भोजन जा रहा है, तो सिक्रेटिन मुख्य रूप से अग्नाशय के बाहर स्रावी हिस्से पर कार्य करता है। यह अग्नाशय को पानी और बाइकार्बोनेट आयन का भारी मात्रा में स्राव करने के लिए उत्तेजित करता है, और यही बाइकार्बोनेट आंत में आए एसिड को बेअसर करने का काम करते हैं, जिससे हमारे एसिड का हमारे शरीर के आंत का नुकसान भी ना हो और एसिड के कारण से पाचन में भी कोई बाधा उत्पन्न ना हो। एंजाइम को कम करने के लिए क्षारीय माध्यम तैयार करता है, एल्कलाइन मीडियम तैयार करता है, जिससे बैलेंस बना हुआ रहे। मानव हृदय में बंडल ऑफ हिस कहाँ पाया जाता है? इसका क्या कार्य होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निलय की दीवारों में आवेगों को निलय की मांसपेशियों तक पहुँचाया जाता है, वहीं पर बंडल ऑफ हिस मौजूद होता है। मानव हृदय में विद्युत आवेगों को प्रसारित करने के लिए एक विशेष प्रणाली होती है। ऐसे नोड से संकेत एवी नोड तक जाते हैं। एवी नोड से बंडल ऑफ हिस निकलता है, जो आलिंद निलय पट पर से होता हुआ निलय की दीवार में जो वेंट्रिकुलर वॉल होते हैं वहाँ तक पहुँचने का काम करते हैं। यहाँ दाईं और बाईं शाखाओं में बढ़ जाता है और पुरकिंजे फाइबर के रूप में निलय के मांसपेशियों में यह फैल जाता है। कितने सारे टर्मिनोलॉजी आपको दे रहा हूँ, ये सारे ही टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए इनको शामिल किया गया, नहीं तो मैं एक लाइन में एक्सप्लेन करके आगे बढ़ सकता था। ठीक है। इसका मुख्य कार्य हृदय की धड़कन के संकेत को तेजी से निलय की सभी मांसपेशियों तक पहुंचाना है, ताकि वे एक साथ मजबूती से संकुचित हो सकें और हृदय की गति जो है वो चलती रहे। तो यही इसका सबसे मुख्य कार्य होता है। बंडल ऑफ हिस का सबसे मुख्य कार्य यही होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, ऊपर तो प्रोसेस लिखा हुआ है। थाइमस ग्रंथि के बारे में कौन सा कथन असत्य दिया हुआ है? तो थाइमस ग्रंथि के बारे में तो इसका आंसर डी हो जाएगा। यह बी लिम्फोसाइट्स के विभेदन का मुख्य स्थान है, यही यहाँ पर गलत दिया हुआ है। थाइमस ग्रंथि हृदय और महाधमनी के बीच उरोस्थी के ठीक पीछे स्थित लेबुलर ग्रंथि जो होता है उसी को थाइमस ग्रंथि हम लोग कह देते हैं। यह थाइमोसिन नामक हार्मोन स्रावित करता है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो थाइमोसिन थाइमस ग्रंथि से स्रावित होता है। यह टी लिम्फोसाइट के परिपक्व होने और विभेदन का मुख्य स्थान भी है, जो कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो यही प्रदान करने का काम करते हैं।
बीटा लिम्फोसाइट का निर्माण विभेदन अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है, थाइमस में नहीं। उम्र के साथ थाइमस सिकुड़ता है, जिससे वृद्धों में प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो कमज़ोर हो जाती है। तो दरअसल प्रतिरक्षा तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा में से एक होता है थाइमस ग्रंथि। इसको याद रखिएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति के रक्त में इओसिनोफिल्स की संख्या सामान्य से बहुत अधिक हो जाए तो यह किस बात का संकेत होता है? 29 का आंसर बी हो जाएगा। एलर्जी प्रतिक्रिया या परजीवी संक्रमण का यह संकेत होता है। इओसिनोफिल्स श्वेत रक्त कोशिकाओं के एक प्रकार है जो कुल WBC का लगभग 2 से 3% हिस्सा होते हैं। इसका मुख्य कार्य शरीर को परजीवी संक्रमणों से बचाना है। इसके अलावा ये एलर्जी प्रतिक्रियाओं जैसे कि अस्थमा या त्वचा की एलर्जी से गहराई से जुड़े होते हैं। यदि किसी व्यक्ति के रक्त रिपोर्ट में इओसिनोफिल्स की संख्या सामान्य से बहुत अधिक दिखाई देती है तो डॉक्टर सबसे पहले शरीर में किसी एलर्जी या कीड़े परजीवी के संक्रमण का संदेह करते हैं। 30 नंबर सवाल देखिए क्या है कि हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया हुआ है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के एक अणु ऑक्सीजन के अधिकतम 4 अणुओं को एक साथ ले जा सकते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाला लाल रक्त का आयरन युक्त मतलब कि आयरन के साथ वाला प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन के प्रत्येक अणु में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं और एक जो पॉलीपेप्टाइड है ये एक ऑक्सीजन के अणु को अपने साथ ले जा सकती हैं। तो कितने जा सकते हैं एक साथ में हीमोग्लोबिन के साथ में? तो 4 जा सकते हैं। इसलिए हीमोग्लोबिन एक अणु अधिकतम ऑक्सीजन के 4 अणुओं को ले जा सकते हैं। ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से जुड़ना मुख्य रूप से ऑक्सीजन के आंशिक दबाव पर निर्भर करता है। इस वीडियो में हमने 30 सवालों को हल किया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अच्छे लेवल के सवाल हैं। अगले वीडियो में हम लोग आगे के 40 से 50 और करेंगे और इसी प्रकार से 6 से 7 वीडियो आएगा जिसमें आपके बायो के सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन में कंप्लीट करवा दूंगा। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।